हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन सोशल साइंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सामाजिक विज्ञान में अब इस बचे हुए कम समय में आपको प्रत्येक चैप्टर से किन किन पाठों को तैयार कर लेना चाहिए अच्छे से, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए होने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर वाइज हिस्ट्री सेक्शन में, ज्योग्राफी सेक्शन में, और जो आपका सिविक्स है, नागरिक शास्त्र है, और इसी के साथ साथ अर्थशास्त्र वाले भाग से सबको हमने एक साथ सभी चैप्टर्स में से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आप सभी के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला पाठ, इतिहास खंड में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो जो आपको इस बार प्रश्न तैयार करना है, पहला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में, देखिए आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है, 1 और 2 खंड करके रहता है, जिसमें से एक आपका लघु उत्तरीय होता है और दूसरा आपका दीर्घ उत्तरीय होता है, आप सभी को पता है। तो उसी खंड में हमने यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपको किनका उत्तर तैयार करना है और किनका उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में तैयार करना है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। दूसरा प्रश्न जो आप सभी को तैयार करना है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अगला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, जर्मनी के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को तैयार करना है। अगला है, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेपोलियन के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे, 3-4 पॉइंट आपको बताना होगा। ठीक है, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पर्याप्त उत्तर है पूरा हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे कारण लिखा हुआ है, कारण। ठीक है, प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। अगला है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई थी, ये बताना है आपको। फिर अगला है, वियना संधि क्या थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ना। तो वियना की संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगला है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, 3 नेताओं के नाम के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, ठीक है, उनका क्या योगदान है, उन बातों को भी आप मेंशन करेंगे लॉन्ग आंसर के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पाठ है आप सभी का, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, दूसरा चैप्टर आप सभी के लिए भारत में राष्ट्रवाद। लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो बातें आपको शॉर्ट में बतानी रहेगी, जिससे आपका उत्तर बहुत बड़ा ना हो जाए, है ना। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है, राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौतों के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पर गांधी और इरविन के मध्य में समझौता हुआ था, उनको आपको मेंशन करना है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो पहला, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर आपको जो तीसरा प्रश्न तैयार करना है लॉन्ग आंसर के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है, फिर अगला पार्ट आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है भाई, जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी उसका उसका प्रभाव दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ा, भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ा। तो भारत के अर्थव्यवस्था पर उस महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करना है आपको। ठीक है, यानी कि 2-3 बातें उसमें बतानी है। फिर अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत में विश्व में किस प्रकार उपनिवेशवाद फैला। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य क्या था। फिर अगला प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक मंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। आगे बढ़ते हुए देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ
तो उसका पूरे दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा, दुनिया भर के अलग अलग देशों में, उसको आपको विस्तार से बताना है। अगला प्रश्न है 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था, जिसे नई दास प्रथा भी कहा जाता था, का अर्थ बताइए, संदर्भ में इसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि जो दास प्रथा थी 19वीं सदी में, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, टेक्नोलॉजी कैसे यूजफुल है, उसके बारे में आपको बताना है विथ एग्जाम्पल, उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो प्रवाह 3 तरह से बताए गए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों द्वारा, उसकी व्याख्या करना है आपको चौथे प्रश्न के रूप में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, औद्योगिकीकरण का युग। लघु उत्तरीय प्रश्न, 19वीं सेंचुरी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। उद्योगों पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, विज्ञापन का प्रभाव पड़ता है हर प्रकार के उद्योग में, तो आपने पढ़ा होगा, इसको तैयार करेंगे, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक, अगला प्रश्न है आदि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर, भारतीय वस्त्र व्यापार का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर टेक्सटाइल का ट्रेड है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। इस व्यापार को यूरोपीय कंपनी ने किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में, यानी कि जो आपका औद्योगिकीकरण का युग था, उस समय जो भारतीय वस्त्र व्यापार था उसकी व्याख्या करना है, और ये भी बताना है कि जो भारतीय वस्त्र व्यापार था, इस पर यूरोपीय कंपनियों का क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिक विकास की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए आगे बढ़ें। 5वां पाठ है आजीविका, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो पहला, मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है या क्या भूमिका थी। 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति का भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर लॉन्ग आंसर की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी व्याख्या कीजिए, विस्तार से बताना है। ठीक है, किस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो छापे खाने की शुरुआत हुई, उसका समाज पे कैसा प्रभाव पड़ा। ठीक है, वो आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है भारत में छपाई कब शुरू हुई, मुद्रण युग के पहले भारत में सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। ठीक है, तो इसका विस्तृत उत्तर आप सभी को तैयार कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, भूगोल खंड में। यहाँ पे हमने जो चैप्टर का ऑर्डर है, जो क्रोनोलॉजी, हमने उसको चेंज नहीं किया है, 1 to एंड तक चले गए हैं ऐसे। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 लिखा हुआ है आपके भूगोल खंड में, पहला पार्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने नंबरिंग को चेंज नहीं किया, तो ये 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके चला गया है पूरे खंड में। तो आपको 22-23 पार्टों में हमने इंक्लूड किया है पूरा सिलेबस, है ना। तो देखते हैं शॉर्ट आंसर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। अगला प्रश्न है संसाधन के नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कोई 4 उपाय बताइए। फिर आप सभी को तैयार करना है अगला प्रश्न, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। फिर है लाल मृदा एवं लेटराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या अंतर है लाल मृदा और लेटराइट मृदा में। फिर आप बात करेंगे लॉन्ग आंसर की, तो मृदा निर्माण में सहायक कारकों की व्याख्या कीजिए। लॉन्ग आंसर के रूप में आप सभी को तैयार करना है इसे। फिर है मृदा क्या है, भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, विस्तार से आपको बताना है हर प्रकार की मृदा, और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको 2-3 वाक्य उसमें लिखना जरूर है। ठीक है, तभी आपका लॉन्ग आंसर, एक बेहतर लॉन्ग आंसर तैयार होगा। फिर आप बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, तो भू संसाधन का क्या अर्थ है, भू उपयोग के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो आपके जो भूमि है उसका उद्देश्य क्या है उपयोग करने का, ये आपको बताना है। ठीक है, विस्तार से बताना है। आगे बढ़ेंगे तो आपका नेक्स्ट है 7th चैप्टर, वन एवं वन्य जीव संसाधन। पहला प्रश्न शॉर्ट आंसर के रूप में, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। फिर वनों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। वनों की हानि का क्या आशय है,
इससे उत्पन्न होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वन ह्रास क्या है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से आप क्या समझते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है, इसका आपको व्याख्या करना है। एक तरह से मतलब शॉर्ट आंसर तो थोड़ी कम कम बातें लिखेंगे जिससे बहुत बड़ा उत्तर ना हो जाए। ठीक है, हाँ, मैं इसलिए आप सभी को बताते चल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न देखा नहीं विद्यार्थी ने कि लिखना शुरू कर दिया और वो ध्यान नहीं देता है कि शॉर्ट आंसर था कि लॉन्ग आंसर। तो कई बार अगर उसको उत्तर आ रहा होता है, नहीं आता तब तो कोई बात ही नहीं, चाहे शॉर्ट में या चाहे लॉन्ग में, तो वो किसी तरह लिखेगा। लेकिन जब उसको उत्तर आ रहा होता है तो ये नोटिस नहीं करता कि शॉर्ट में पूछा गया है कि लॉन्ग में पूछा गया है, और वो लिखता जाता है लिखता जाता है लिखता जाता है। तो बहुत ज़्यादा लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट आंसर में अगर प्रश्न आया हुआ है तो आपको उस तरह से लिखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रश्न आप शॉर्ट आंसर के रूप में तैयार कर किए रहते हैं, याद करके जाते हैं, वह प्रश्न लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर वाला ऐसे उल्टा शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है। तो फिर आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ठीक है, देख लेना है कि किस खंड में पूछा गया है, उसके हिसाब से ही उत्तर लिखना है। अगर आपका लॉन्ग आंसर शॉर्ट में आ गया है तो थोड़ा सा कम बातें लिखेंगे, बहुत बड़ा उत्तर नहीं होने देंगे। ठीक है, जो वर्ड लिमिटेशन है उसी का ध्यान रखेंगे, उसी के आसपास 2-4 शब्द चाहे आगे चाहे 10-5 शब्द ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर शॉर्ट आंसर लॉन्ग में आ गया तो थोड़ा सा आपको फिर विस्तार में लिख देना है। ठीक है, जैसे यही प्रश्न आपका है, जो वनों की हानि का क्या आशय है या वन ह्रास किसे कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो ये लॉन्ग आंसर भी इसका बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है आप सभी का लॉन्ग आंसर इसमें इस चैप्टर से, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों एवं वन्य जीव संरक्षण में योगदान दिया है। यहाँ पर विभिन्न समुदाय का मतलब पब्लिक से, लोगों से है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने, यानी कि जो स्थानीय निवासी होते हैं या जो जो व्यक्ति रहते हैं जहाँ पे वन्य जीव भी निवास करते हैं, तो उनके संरक्षण में किस तरह का योगदान रहा है मनुष्यों का। ठीक है, यानी कि मानव प्रजातियों का किस तरह से योगदान रहा है। अगला है वन एवं वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखिए और सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सरकार ने वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है, शुरुआत कब से हुई, और वर्तमान में भी अगर आपको एक आध कोई याद आ रहा है नया, तो नया भी मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं याद आ रहा तो आप जो पुराने पढ़े हैं प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम वगैरह जो आपका 1972 में आया था, है ना, तो उसी से संबंधित 2-4 बातें आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इसको लॉन्ग आंसर के रूप में तैयार कर लेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जल संसाधन। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, ये आपको तैयार करना है शॉर्ट आंसर के रूप में। फिर है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जाती है उससे क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन आपको पेश करना है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। फिर लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, वर्षा जल संग्रहण के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करना है। फिर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों द्वारा आधुनिक काल में जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार से किया जा रहा है, इसकी आपको व्याख्या करना है लॉन्ग आंसर के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और आप सब जितने भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड वाले हैं सब कृषि से जुड़े भी रहते हैं अधिकतर लोग, तो आपको आसानी भी होगी थोड़ा सा इसमें समझने में। लेकिन आप जो है थोड़ा सा जो चैप्टर में शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों को एक बार पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ठीक से लिख पाएंगे और ज़्यादा प्रभावी तरीके से, इंप्रेसिव तरीके से लिख पाएंगे, है ना। तो जो शॉर्ट आंसर आपको तैयार करना है इस पार्टिकुलर चैप्टर में, भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फिर है आत्मनिर्वाह कृषि क्या है, आत्मनिर्वाह कृषि क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए और भारत में प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है वाणिज्य कृषि से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो आपका वाणिज्य कृषि यानी कि व्यापारिक कृषि जो आपका है उससे संबंधित। फिर लॉन्ग आंसर की अगर बात करें तो भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए, भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये 2 लॉन्ग आंसर आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर से तैयार कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट चैप्टर है। शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें
तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अगला है खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर आपका है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, लौह और अलौह खनिज। फिर है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इनमें अंतर स्पष्ट करना है आपको, ठीक है, ये याद करना है। फिर चौथा प्रश्न है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। फिर बात करेंगे लॉन्ग आंसर की, तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। फिर अगला प्रश्न है भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। लौह अयस्क का वितरण किस प्रकार से हुआ, यानी कि कहाँ पर इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है ये बताना है, कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर, और कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपका लौह अयस्क पाया जाता है भारत की भिन्न भिन्न राज्यों में, इसकी आपको व्याख्या करना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। शॉर्ट आंसर की अगर बात करें तो लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, कोई 3 कारण बताइए। नेक्स्ट है पर्यावरण निम्नीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि पर्यावरण निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आप सभी को तैयार कर लेना है इस चैप्टर से। फिर भारत में चीनी उद्योग के सामने प्रमुख समस्याएं क्या है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। अगला है आपका लॉन्ग आंसर, जिसमें आपको इन 2 प्रश्नों को तैयार करना है। उद्योगों के वर्गीकरण को समझाइए, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए, और इसके साथ ही इन प्रदूषणों को न्यूनतम करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। प्रदूषण खत्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन होता रहेगा तब तक प्रदूषण होता रहेगा, है ना। जीरो कार्बन इमिशन की हम लोग बात करते हैं, तो जीरो कार्बन इमिशन का मतलब ये नहीं कि कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होगा, मतलब हम इतना पेड़ पौधे लगा लेंगे कि जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उसको अपने भोजन के निर्माण की प्रक्रिया में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो वृक्षारोपण पर इसीलिए फोकस किया जाता है सबके द्वारा, स्कूलों में भी आपसे कहा जाता है, और गवर्नमेंट के द्वारा भी भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें स्कीम चलाए जाते हैं। हर साल मतलब सप्ताह मनाया जाता है वृक्षारोपण सप्ताह, जुलाई में आपका 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, ठीक है। तो ये सब इसीलिए कि हमारे धरती पे अधिक से अधिक क्या रहें, वृक्ष रहें। लगभग टारगेट है अपने देश में कि 33% जो आपका एरिया है पूरे भारत के एरिया का, उसमें वन का आवरण होना चाहिए, है ना। तो उसी को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा भी भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। तो ये सब जो मैं बातें आप सभी को बता रहा हूँ ना, आप इसको लिख भी सकते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है, ठीक। तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर पाठ है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं, ठीक है। शॉर्ट आंसर की बात करें तो भारत में जनसंचार के क्षेत्र में हुए किन्हीं 3 प्रमुख विकास की व्याख्या कीजिए। जनसंचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में किस तरह से डेवलपमेंट हुए हैं उसको आप सभी को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपलाइन क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, शॉर्ट आंसर के रूप में तैयार करना है आप सभी को। फिर रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिए। व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये चौथा प्रश्न है। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की इसमें, तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मान लिया कि कथन आपका है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर के रूप में आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 सत्ता की साझेदारी, ये आपका नागरिक शास्त्र खंड का पहला पाठ है। शॉर्ट आंसर की बात करें तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। फिर है भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्ति परक और एक नैतिक कारण बताइए। अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर के रूप में, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी, ये सट्टा लिख गया, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो इन 3 प्रश्नों को आप इस पार्टिकुलर चैप्टर से तैयार करना है। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका है संघवाद। शॉर्ट आंसर में आपको याद करना है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
2025 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, केंद्र सरकार किन किन विषयों पर काम करेगी, किन विषयों पर कानून बना सकेगी, राज्य सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हैं, कौन कौन से नियम वो बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। फिर है लॉन्ग आंसर, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 प्रमुख लक्षण बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था कैसे है, क्या है, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन क्या है, भारतीय स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी कि एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करना है, इसमें आपको गुण और अवगुण दोनों बताने हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला पाठ है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। सांप्रदायिकता क्या है, यह किस प्रकार एक समस्या बन जाती है, इसको आपको बताना है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उसको आपको मेंशन करना है। अगला प्रश्न है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। अभी हाल ही में महिला आयोग बना है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं उत्तर लिखते समय, भले ही आपकी बुक में ना रहा हो, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में कानून बना है कि 1/3 सीटों पर उनको आरक्षण दिया जाएगा हर जगह, यानी कि लोकसभा विधानसभा दोनों में, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं में भी, लोकसभा राज्यसभा में भी, केंद्र में भी। तो ये बात आप उसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो और ज़्यादा इंप्रेसिव आपका आंसर हो जाएगा। फिर राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को तैयार करना है शॉर्ट आंसर के रूप में। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन को स्पष्ट करने के लिए कोई 2 कारण आपको बताना है विस्तार से। फिर लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस पार्टिकुलर प्रश्न का आप सभी को उत्तर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना था। आगे बढ़ेंगे, अगला पाठ आपका है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे देश में राजनीतिक दल हैं। तो उसमें जो आपके इसमें समझाया गया है आपके पाठ से संबंधित, उसके साथ साथ आप कुछ अपने मन से भी ऐड करके ले सकते हैं, जो आपको वर्तमान में किसी भी दलों के बारे में जो जानकारी है उसको आप उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं करना, उसमें आप एक कंटेंट के रूप में आप किसी का नाम उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शॉर्ट आंसर की बात करें तो आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं ठहर सकता, इस कथन को स्पष्ट करने के लिए कोई तीन रीजन बताइए, मेन रीजन बताइए 3। फिर किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। अगला है, शासक दल और विरोधी दल में क्या अंतर है, आप सभी को बताना है। फिर राष्ट्रीय एवं प्रांतीय दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ दल यानी कि कुछ पार्टीज जो होती हैं वो राष्ट्रीय होती हैं, नेशनल पार्टीज होती हैं, और कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, तो उनमें आपको बताना है क्या अंतर है। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो दलीय व्यवस्था यानी कि जो आपका अलग अलग दल है, मतलब पार्टी से है, ठीक। तो दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो ये 2 प्रश्न आपको लॉन्ग आंसर के रूप में तैयार करना है, और ये उपयुक्त जो आपका ऊपर दिया गया है 4 प्रश्नों को शॉर्ट आंसर के रूप में तैयार करना है। फिर बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। क्या परिणाम हुए लोकतंत्र के। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। आर्थिक असमानता तो बढ़ेगी ही, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जाएगा, ये हो भी रहा है देश में, है ना। तो आपको इसको बताना है, ठीक है, इसका उत्तर तैयार करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए, ठीक। फिर बात करेंगे हम लॉन्ग आंसर के इस चैप्टर में, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। अगला प्रश्न आप सभी को तैयार करना है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन है, कोई 3 कंडीशन की आपको व्याख्या करना है लॉन्ग आंसर के रूप में, जिससे भारत में लोकतंत्र सफल हुआ है ना। अगला प्रश्न, अगला पाठ है आपका, अगला चैप्टर ही आप सभी के लिए, जिसमें अर्थशास्त्र खंड का पहला पाठ है विकास, और हमारी श्रृंखला में 18th चैप्टर है, ठीक। तो शॉर्ट आंसर के रूप में आप सभी को तैयार करना है, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए। ऐसा क्या किया जाए कि नेशनल इनकम बढ़े। एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए, दूसरा प्रश्न आपका है।
फिर है शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। फिर मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को तैयार करना है, ठीक है। फिर है लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से संबंधित, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, इसकी विवेचना करना है आप सभी को, विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। इसके जो डिफरेंट फैक्टर हैं, किस बेस पर मानव विकास सूचकांक जारी होता है, ठीक है, निर्धारित होता है, उसकी आपको व्याख्या करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एंड शॉर्ट आंसर के रूप में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, एग्जाम्पल से समझाइए। असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। फिर लॉन्ग आंसर है रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर बात करेंगे भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के कोई 3 कारण लिखिए, ठीक है। भारत में जो टर्सरी जो आपका सेक्टर है उसका महत्व कैसे ज़्यादा है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की तुलना कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर है आप सभी का मुद्रा और साख। साख किसे कहते हैं, तो हो सकता है हिंदी आपको ना समझ में आ रहा है, साख क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट समझते हैं तो वही है साख। इसका क्या महत्व है, तो आप जो आपका हिंदी में शब्द अच्छा शब्द क्रम से लिखने के लिए आप तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे एक बार। दूसरा प्रश्न है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, यानी कि लोन जो कर्ज लेता है व्यक्ति, ऋण लेता है बैंक से या किसी भी अलग तरह की समितियां से, जो कमेटीज होती हैं, तो उसका क्या उसकी भूमिका क्या होती है डेवलपमेंट होने में, ठीक है। फिर मुद्रा क्या है, इसका उपयोग विनिमय के रूप में, विनिमय का मतलब लेन देन, तो मुद्रा का उपयोग लेन देन के रूप में किस प्रकार किया जाता है, विथ एग्जाम्पल समझाइए आप। अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर के रूप में बैंकों की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा है ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तीसरा प्रश्न है आरबीआई अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है। तो ये 3 प्रश्न आपको लॉन्ग आंसर के रूप में तैयार करना है इस चैप्टर से, और उपयुक्त 3 प्रश्न आपको शॉर्ट आंसर के रूप में तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्यों के बारे में बताइए। अगला है विदेशी व्यापार से क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। फिर है वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया है, इसकी व्याख्या करना है, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। लॉन्ग आंसर के रूप में आपको 2 प्रश्न तैयार कर लेने हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। दूसरा है व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। जो व्यापार और निवेश की नीतियों का उदारीकरण है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार हेल्प करता है, इसका उत्तर आप सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर आप सभी का उपभोक्ता अधिकार, जिसमें शॉर्ट आंसर के रूप में आपको तैयार करना है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक तो छोटा सा उत्तर आपका बहुविकल्पी के रूप में यहीं से तैयार हो गया प्रश्न में ही, कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था, ठीक है, और इसका उत्तर आप तैयार कर लेंगे, जरूरत क्यों पड़ी लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। फिर उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। ऊपर का प्रश्न आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की बात कर रहा है, जो दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता आंदोलन की बात किया जा रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। तो दोनों अलग अलग प्रश्न है, एक ही प्रश्न नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना किसी को। नेक्स्ट है मानकीकरण से क्या अभिप्राय है, स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण से क्या अभिप्राय है, कुछ ऐसे उपायों के नाम बताइए जिनका मानकीकरण जरूरी है। फिर लॉन्ग आंसर के रूप में आपको 2 प्रश्नों को तैयार करना है। उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए। कंज्यूमर को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से प्लान किए गए हैं, कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं, उसकी व्याख्या करना आप सभी को। फिर है उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं,
ठीक है, उसकी व्याख्या करना है। अच्छे से पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। कई बार कंज्यूमर्स को पता नहीं होता है कि हमारे क्या क्या राइट है, ठीक है, तो ये जानना सबके लिए आवश्यक है। ठीक, तो ये थे आज के इस क्लास में हमने आपको बताया इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में।